हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान की शक्ति एकेडमी चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के कुछ अच्छे वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ। फिलहाल बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स चल रहा है, जिसमें हम उपभोग तक हमने आपको करा दिया है, उत्पादन उपभोग तक हमने आपको करा दिया है। आज हम उससे आगे चल रहे हैं। यदि आपको पीछे की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे लिंक पे जाकर उन वीडियोस को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज आप उसे उसको शेयर करना, उसको लाइक करना और उसको सब्सक्राइब करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा दिखाया गया वीडियो अच्छी तरह से पसंद आएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको केवल बेसिक नॉलेज ही ना है इकोनॉमिक्स की, अपितु अच्छा ज्ञान आपको प्रदान करें, अच्छी नॉलेज आपको प्रोवाइड करें। लेकिन आपको इसके लिए हमारे वीडियो लगातार देखने पड़ेंगे। मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई, प्रोवाइड की गई नॉलेज अवश्य ही समझ में आएगी। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्पादन और उपभोग, ये दोनों पॉइंट मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं। तीसरा पॉइंट है विनिमय। इसे इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज। अर्थशास्त्र में विनिमय शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। विनिमय का अर्थ क्या है? विनिमय का अर्थ होता है अपने निजी लाभ के लिए अपनी वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु के साथ आदान प्रदान करना, अर्थात आयात निर्यात करना। इसी को हम इंग्लिश में एक्सचेंज बोलते हैं और हिंदी में से विनिमय कहा जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में विनिमय शब्द से अभिप्राय है अपने लाभ के लिए अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी पार्टी के द्वारा उत्पादित वस्तु के साथ आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है, अपने लाभ के लिए। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं जो व्यापार जो होता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है या लोकल ट्रेड है या स्टेट लेवल का ट्रेड है, वो सभी एक्सचेंज के थ्रू कंबाइन होते हैं। विनिमय दो प्रकार का होता है, समझते जाना। पहला विनिमय होता है वस्तु विनिमय, और दूसरा विनिमय होता है मुद्रा विनिमय। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्राचीन काल से चली आ रही विनिमय की एक पारंपरिक अवधारणा है। इसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। इसमें किसी प्रकार की धनराशि का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार की धनराशि का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ आदान प्रदान किया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है। जैसे कि आज से कई साल पहले लोग क्या करते थे कि गेहूं के द्वारा गेहूं देकर चावल खरीद लेते थे और चावल देकर गेहूं खरीद लेते थे, अथवा गेहूं के द्वारा दूसरी वस्तुएं खरीद लेते थे। कोई भी वस्तु XYZ आप समझ सकते हैं। तो जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ आदान प्रदान किया जाता है तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंज। दूसरा आता है मुद्रा विनिमय। मुद्रा विनिमय में वस्तु को मुद्रा के साथ बदला जाता है। जैसे कि आपने कोई वस्तु खरीदी या कोई वस्तु बेची, तो जैसे आप वस्तु को बेचेंगे तो जो आपकी वस्तु खरीद रहा है वो आपको इसके बदले में मुद्रा देगा। क्या देगा? मुद्रा। और फिर उसी मुद्रा यानी कि धन को आप दूसरी वस्तु को खरीदने में खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से मुद्रा आदान और प्रदान का माध्यम बन गई है। क्या बन गई है? माध्यम। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सपोर्ट बिटवीन इंपोर्ट। ओके, अब मेरे समझ में वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय का अर्थ आप समझ गए होंगे। वस्तु विनिमय में केवल वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है, मुद्रा के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती है। और मुद्रा विनिमय जो कि आधुनिक अवधारणा है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इसमें मुद्रा आदान प्रदान का माध्यम बन गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। विनिमय के बाद आ जाता है आपका निवेश। निवेश को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है।
निवेश एक सिंपल सा वर्ड है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पर, अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि सरकार ने फलाना जगह पे निवेश किया, उस कंपनी ने फलाना जगह पे निवेश किया। आखिर निवेश माने होता क्या है? निवेश माने होता है किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने के लिए लगाई गई पूंजी, अथवा किसी वस्तु के रूप को चेंज करने के लिए, किसी वस्तु के रूप के अंदर उसके मूल्य को बढ़ाने के लिए जब हम पूंजी का प्रयोग करते हैं, धन लगाते हैं, उसे निवेश कहा जाता है। निवेश भी दो प्रकार का होता है। प्रेरित निवेश और दूसरा है स्वतंत्र निवेश। प्रेरित निवेश और स्वतंत्र निवेश। प्रेरित निवेश वह निवेश होता है जो कि निजी व्यक्तियों के द्वारा, जो कंपनीज जो होती हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग, धनाढ्य लोग जो होते हैं, उनके द्वारा जब लाभ प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बाजार में या किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष पूंजी को लगाया जाता है, उसे कहते हैं प्रेरित निवेश। यदि निजी कंपनियों को या निजी व्यक्तियों को किसी विशेष बाजार में लाभ प्राप्त करने की उम्मीद है, उन्हें होप है कि इस मार्केट से उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ज्यादा पैसा वो कमा सकते हैं, और उस पैसे को कमाने के लिए, उस लाभ को कमाने के लिए जब वो एक निश्चित मात्रा में अपने धन को लगाते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रेरित निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरित निवेश। यह टोटली प्राइवेट कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। स्वतंत्र निवेश, दूसरी जो कॉन्सेप्ट है वो है स्वतंत्र निवेश का। स्वतंत्र निवेश निवेश का वह रूप होता है जिसमें सरकार के द्वारा अथवा किसी सार्वजनिक संस्था के द्वारा बिना किसी लाभ के, अर्थात निःशुल्क लाभ की प्राप्ति के लिए, जिसमें उन्हें लाभ की कोई इच्छा नहीं होती, वो केवल समाज के विकास के लिए पैसा लगाते हैं, धन लगाते हैं, उसको स्वतंत्र निवेश कहा जाता है। जैसे कि यदि कोई सरकार आपके क्षेत्र में सड़क बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, कॉलेज बनवाती है, अथवा कोई विशेष सार्वजनिक उपक्रम खोलती है, ओपन करती है, पब्लिक एंटरप्राइजर, जिसमें सरकार को कोई ज्यादा विशेष लाभ नहीं होता, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्वतंत्र निवेश। स्वतंत्र निवेश लाभ या हानि को देख के नहीं किया जाता। स्वतंत्र निवेश समाज के लाभ को देखते हुए किया जाता है। यानी सरकार का अपना कोई फायदा नहीं होता इसमें, केवल समाज का फायदा होता है, अथवा समाज में जो निजी व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए स्वतंत्र निवेश का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि कहीं पर आपने सड़कें बनवा दी, अच्छे हाईवे बनवा दिए, ठीक है ना, तो उस हाईवे के आसपास की जो जमीन है वो अपने आप निजी व्यक्तियों के द्वारा खरीद ली जाएगी। किसके लिए? कंपनीज के लिए, होटल्स के लिए, ढाबा वगैरह के लिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र निवेश एक स्वतंत्र चर है जिस पर आपका प्रेरित निवेश डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। इस तरह से हाँ जी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्वतंत्र निवेश पर प्रेरित निवेश निर्भर करता है। स्वतंत्र निवेश पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ये मुख्यतः सरकार के द्वारा सामाजिक आधारभूत रचना को आगे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सड़कें बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिए, कॉलेज बनवा दिए, या अन्य सार्वजनिक उपक्रम आपके खुलवा दिए। प्रेरित निवेश जो कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा किया जाता है, वो स्वतंत्र निवेश पर आधारित होते हैं। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थशास्त्र का ये पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वितरण कहते किसे हैं? वितरण अर्थशास्त्र की वह प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष वस्तु का उत्पादन हो जाने के बाद, जब वह उत्पादन बिक जाता है और उसके बिकने के बाद
जो धनराशि प्राप्त होती है उस धनराशि को उत्पादन के सभी साधनों में कैसे बांटा जाए, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस प्रक्रिया को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वितरण कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया उत्पादन के 5 साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और उद्यम। अब इन 5 साधनों में उत्पादन की जो मात्रा बिकी है, उस मात्रा के बिकने से जो धनराशि प्राप्त हुई है उसको कैसे डिवाइड किया जाए, किस प्रकार उत्पादन के सभी साधनों को उनका पारिश्रमिक, सैलरी, वेजेस मिले, उसी प्रक्रिया को वितरण कहा जाता है। वितरण के अपने अन्य सिद्धांत भी होते हैं। वो सिद्धांत जब आप डीपली जाके इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे अथवा मेरे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे उनको जब आप देखेंगे तो वो प्रिंसिपल सिद्धांत आपको समझाए जाएंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, वितरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को उनके कार्य के बदले, उन्होंने जो काम किया है उनके बदले जो धन मिलता है, जो पूंजी मिलती है, जो रुपया मिलता है, जो वेतन मिलता है, उसको वितरण कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमने आपको उत्पादन की क्रियाओं के बारे में बताया। ठीक है, उत्पादन क्रियाओं के बाद यदि आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 9758500762। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा सकता हूं। इसके अलावा आप मेरे घर पर आकर भी मुझसे इकोनॉमिक्स के ट्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, दोबारा बता रहा हूं मैं, 9758500762। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक प्रणालियां। आर्थिक प्रणाली यानी इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कैपिटलिज्म, दूसरा होता है सोशलिज्म और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म के बारे में बात करते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं पूंजीवाद। क्या कहते हैं हिंदी में? पूंजीवाद। कैपिटलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पूंजीवाद। आखिर पूंजीवाद होता क्या है? पूंजीवाद शब्द से अभिप्राय है उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों के द्वारा संचालन करना, उनका क्रियान्वयन करना अथवा उनका स्वामित्व करना। अर्थात जब किसी देश में या किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, प्राइवेट कंपनीज का अधिकार होता है, जो व्यापारी जो होते हैं उनका अधिकार होता है, उसे कहते हैं पूंजीवाद। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में सारी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद पे आधारित है। वहां पर टोटल जॉब्स आपको प्राइवेट कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। केवल इंडियन वहां की आर्मी वगैरह को छोड़ दें तो वहां टोटल सब कुछ क्या है? प्राइवेटाइजेशन है, टोटल निजीकरण वहां पर है। दूसरा है सोशलिज्म। इसे हिंदी में कहते हैं समाजवाद। समाजवाद अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है जिसमें किसी विशेष अर्थव्यवस्था में अथवा किसी देश में उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का। ठीक है, यानी कि कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किन किन वस्तुओं का प्रयोग करके उत्पादन करना है, ये सब कौन सोचता है? वहां की सरकार सोचती है। जो जिस देश में ऐसा होता है उस देश की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रसिया। जो रूस देश है वहां के सभी उत्पत्ति के साधनों पर, उत्पादन के सभी साधनों पर वहां की सरकार का अधिकार है
और वहां की सरकार ही ये निर्धारित करती है कि किसी वस्तु का कैसे उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उस वस्तु का उत्पादन करना है। तीसरी चीज है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों के साथ साथ सरकार का अधिकार होता है। अर्थात उत्पादन के कुछ साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और कुछ साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। जैसे उत्पादन के बहुत से साधन होते हैं, मैंने आपको 5 साधन बताए हैं। उनमें से कुछ साधनों पर निजी व्यक्ति अर्थात प्राइवेट कंपनियों का अधिकार होता है और बाकी के बचे हुए साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। भारत जो देश है वहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर है, जैसे कि रेलवे है, इंडियन आर्मी है और सार्वजनिक उपक्रम है, उन पर सरकार का अधिकार है। इसके अलावा बहुत से अन्य जो उत्पत्ति के साधन हैं, जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं या अन्य कंपनियां होती हैं, वो प्राइवेट कंपनीज के अंडर में आती हैं। ठीक है, जैसे कि रेलवे है, गवर्नमेंट के अंडर में आ रही है। इसी के साथ साथ आपने एयरप्लेन देखे होंगे, एयरप्लेन में कुछ एयरप्लेन्स जो हैं इनकी जो कंपनीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है और जो हमारे जो अपने जो इंडियन एयरवेज है ये सरकार के अंडर में काम करती है। ठीक है, इसी तरह से आपने रोडवेज बसें देखी होंगी। कुछ बसें जो रोडवेज की होती हैं वो सरकारी होती हैं और बाकी कुछ बसें प्राइवेट सेक्टर में भी काम करती हैं, यात्रियों को ले जाती हैं, लाती हैं। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार और निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम करते हैं। ठीक है, भारत इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, हो गया।